हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। हम शुरुआत मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कर चुके हैं एंड टुडेज टॉपिक इज एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल और द कर्नाटिक वॉर्स। बिफोर गोइंग टू रीड अबाउट कर्नाटिक वॉर्स, लेट्स सी द बैकग्राउंड ऑफ दिस वॉर। तो मिड 18th सेंचुरी इंडिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है। अब ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो बहुत सारे सिचुएशन की वजह से होती है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का अभाव होना, जनरल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, म्यूचुअल डिसऑर्डर एंड सेल्फिश मोटिव्स अमंग द इंडियन रूलर्स। इन सारे कारणों की वजह से इंडिया जो है वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो फेस कर रहा था। इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का लाभ उठाने के लिए जो इंग्लिश थे उन्होंने हर तरह के फ्रॉडुलेंट मीन्स जो है वो यूज किए ताकि वो अपना इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फॉर्च्यून जो है वो इंडिया में बना सके। लेकिन इस मोटिव को अचीव करने से पहले ही जो इंग्लिश एंड फ्रेंच राइवलरी है, जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि दोनों ही पार्टी जो है वो इंडिया में अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फॉर्च्यून जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसलिए इनके बीच की ये राइवलरी जो है वो कर्नाटिक वॉर की फॉर्म में जो है वो इंडिया में दिखने को मिलती है, बेसिकली इन साउथ इंडिया। तो ये एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो है वो 1740 से स्टार्ट होके 1763 तक चलता है और इस सीरीज में कर्नाटिक वॉर्स में 3 वॉर जो है इन दोनों राइवलरी के बीच में फाइट होते हैं, जिसमें फर्स्ट वॉर, सेकेंड वॉर और थर्ड वॉर। फर्स्ट वॉर जो है वो 1746 से लगा के 1748 तक चलता है, जिसका बेसिक और मेन रीजन जो था वो था वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। इसमें बैटल होता है, बैटल ऑफ सेंट टोमे, एंड इसमें ट्रीटी होती है जिससे ये वॉर जो है वो एंड होता है, ला शापिल ट्रीटी ऑफ ला शापिल इन 1748। सेकेंड वॉर जो होता है वो 1749 से लगा के 1752 तक चलता है और उसका जो कारण था वो था सक्सेशन इन कर्नाटिक एंड हैदराबाद। जो हैदराबाद और कर्नाटक के अंदर जो उत्तराधिकार का जो क्वेश्चन था उसकी वजह से ये वॉर होता है। इसमें बैटल ऑफ अम्बुर जो है वो फाइट होता है इन 1749 और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से इस वॉर का एंड होता है। थर्ड वॉर जो है वो 1756 में ब्रोक आउट होता है और 1763 में ये एंड होता है। इस वॉर का मेन कॉज था रिफ्लेक्शन ऑफ 7 ईयर वॉर्स इन यूरोप। इसमें बैटल ऑफ वांडी वाश होता है इन 1760 और ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ इस वॉर का एंड होता है। तो ये तो हमने इस तीनों वॉर का एक ब्रीफ देखा। अब हम डिटेल देखते हैं एक एक वॉर को। तो फ्रेंच जब इंडिया में आए और फ्रेंच कंपनी जब इस्टेब्लिश की तो उनका जो मेन मोटिव था वो था कि फ्रेंच कॉलोनी जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश करने का। और डुप्लेक्स ने आते ही इन 1742 डुप्लेक्स ने आते ही इस मोटिव को अचीव करने की टुवर्ड्स वर्क करना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का जो कॉजेज है वो मेन कॉज तो है वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, और अदर्स जो कॉजेज है वो हम देख लेते हैं कि इसके बेसिकली 3 मेन कॉज है, जिसमें पहला है फॉट ओवर द एक्सपांशन ऑफ कॉलोनीज इन अमेरिका। फ्रेंच और इंग्लिश दोनों अमेरिका में भी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने के लिए लड़ रहे थे, वहां पे भी उनकी राइवलरी चल रही थी। तो वो राइवलरी जो है इस इंडिया में भी रिफ्लेक्ट हुई इन कर्नाटिक वॉर्स। In the wake of decline, Mughal authority both wanted to have control over the Indian state। जैसे मैंने पहले बताया कि इंडिया में जो है वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी और दोनों ही इसका फायदा उठाना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने जब मुगल अथॉरिटी का डिक्लाइनेशन हो रहा था तो ये दोनों ही इस वैक्यूम को भरने के लिए इंडिया पे कंट्रोल करने के लिए दोनों ही जो थे वो
रेडी थे। और डिफरेंस अरोज बिटवीन फ्रेंच एंड नवाब ऑफ कर्नाटिक ओवर कस्टडी ऑफ मद्रास आफ्टर इट्स रिडक्शन इन 1746। मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसका रिडक्शन होता है 1746 में, तो उसके ऊपर कंट्रोल करे जाने पे, उसकी कस्टडी हासिल करे जाने पर फ्रेंच और कर्नाटिक नवाब के बीच में डिफरेंस पैदा हो जाता है और उसकी वजह से भी ये एक कारण बन जाता है इस वॉर में। इसी के लिए, इस कारण की वजह से ही जो है वो बैटल ऑफ सेंट टॉमे हुआ था। ये बैटल ऑफ सेंट टॉमे जो है वो फ्रेंच वर्सेस नवाब ऑफ कर्नाटिक, इसी डिफरेंस की वजह से इनके बीच में ये बैटल फाइट हुआ था, और जिसमें नवाब ऑफ कर्नाटिक जो है वो इंग्लिश की हेल्प लेना चाहता है, बट उसको इनिशियली ये हेल्प नहीं मिलती है और यहाँ पे ये डिफीट फेस करता है। तो बेसिकली बैटल ऑफ सेंट टॉमे जो है वो फ्रेंच और नवाब ऑफ कर्नाटिक के बीच में होता है, ना कि फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में होता है, बस इसी क्वेश्चन के ऊपर होता है। लेकिन कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में भी ओपन हॉस्टिलिटी होती है, वो भी हम देखते हैं। तो ब्रिटिश और फ्रेंच, अब ये दोनों राइवलरी ने क्या होता है कि ब्रिटिश जो कंटिजेंट थे, जो कैप्टन थे, उन्होंने फ्रेंच की कुछ शिप्स जो है वो कैप्चर कर ली। अब यहाँ पे फ्रेंच गवर्नर जो है अपना डुप्लेक्स है इंडिया में, तो उसने जो ला बर्दुनी है गवर्नर एट मॉरिशस, उसको हेल्प के लिए लेटर सेंड करता है। तो ला बर्दुनी अपने 3000 मैन के साथ इंडिया की तरफ आता है और उसी रास्ते में वो ब्रिटिश लोगों के कंटिजेंट को, ब्रिटिश पूरी आर्मी को वो डिफीट करते हुए आता है और कोरोमंडल जो एरिया है उसको वो सीज कर दे। तो अर्लियर ये पूरा मद्रास एरिया होता था और यहाँ पे ये कोरोमंडल एरिया। तो ला बर्दुनी इस पूरे कोरोमंडल एरिया को कैप्चर कर लेता है और मद्रास को जो है वो सीज कर देता है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो डिफीट फेस करते हैं, हार फेस करते हैं, और मद्रास जो है दैट बीसीज बाय फ्रेंच। अब मद्रास जो है वो फ्रेंच के कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ला बर्दुनी को ब्राइब किया, हैवीली ब्राइब किया, रिश्वत दी उसे कि मद्रास जो है वो उसको वापस रिस्टोर कर दिया जाए, किनको, ब्रिटिश को। और ला बर्दुनी जो है वो इस डील को एक्सेप्ट भी कर देता है और जो मद्रास है वो वापस ब्रिटिश को रिस्टोर कर देता है। बट उसके इस मूव को जो है डुप्लेक्स जो है वो डिसोन करता है, नहीं मानता है, और डुप्लेक्स जो है वो अगेन मद्रास को क्या करता है, रिकैप्चर कर देता है। तो यहाँ क्या हुआ, ला बर्दुनी को ब्राइब किया गया ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिश जो है उनको मद्रास ला बर्दुनी ने हैंड ओवर कर दिया। लेकिन डुप्लेक्स को ये बात ठीक नहीं लगी, डुप्लेक्स इस चीज से डिसएग्री करता है और मद्रास को वापस अपने कब्जे में ले लेता है। तो अब मद्रास वापस किसके कंट्रोल में आ चुका है, फ्रेंच के कंट्रोल में आ चुका है। तो होल कर्नाटिक वॉर के दौरान ये दो चीजें होती है, सेंट टोमे का बैटल ऑफ सेंट टोमे और ये ओपन हॉस्टिलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। तो फिर इसी दौरान जो होता है वो यूरोप में जो क्वेश्चन चल रहा था ऑस्ट्रियन सक्सेशन का, वो भी एंड होता है विद ट्रीटी ऑफ ला शापेल। ट्रीटी ऑफ ला शापेल से ऑस्ट्रियन सक्सेशन का भी क्वेश्चन जो है वो एंड होता है। तो ट्रीटी ऑफ ला शापेल इन 1748, ट्रीटी के साइन होते ही ये ट्रीटी यूरोप में साइन हुई थी बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच, और ये वॉर जो है वो एंड होता है।
और इस ट्रीटी के साथ जो मद्रास जिन्हें फ्रेंच ने कैप्चर किया था वो वापस जो है ब्रिटिश को हैंड ओवर कर दिया जाता है। इंग्लिश एंड फ्रेंच रिटर्न ईच अदर्स टेरिटरी एंड प्रिजनर। अब जो वॉर प्रिजनर बनाए थे उन्होंने और जो टेरिटरीज कैप्चर की थी ड्यूरिंग दिस वॉर वो भी एक दूसरे को हैंड ओवर कर दिया जाता है। अब ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। वैसे तो ये टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का, लेकिन ऑस्ट्रियन वॉर में क्या होता है कि ऑस्ट्रियन के जो थ्रोन पे जो प्रिंस था उसकी हत्या हो जाती है। उसकी हत्या होने से वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और उस समय की जो दोनों ही ग्रोइंग पावर थी ब्रिटिश एंड फ्रेंच, वो दोनों ही अपने अपने नॉमिनीज को इस थ्रोन पे असेंड करना चाहते थे। इस वजह से जो है ये वॉर जो है इन दोनों के बीच में ब्रोक आउट हुआ और जिसका रिफ्लेक्शन हमें साउथ इंडिया में एज अ कर्नाटिक वॉर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इस तरह से एंड होता है। अब हम आते हैं सेकेंड कर्नाटिक की वॉर की तरफ, जो 1749 से 1754 के बीच में लड़ा जाता है। और इसका मेन कारण क्या होता है? सक्सेशन इन कर्नाटिक एंड हैदराबाद। तो ये हमेशा सक्सेशन के ऊपर क्यों आता है? क्योंकि जब कोई भी थ्रोन के ऊपर नहीं होता है और एवरीबडी वांट्स कि उनके नॉमिनी, उनके डिजायर्ड नॉमिनी जो है वो थ्रोन पे बैठ सके, सो दैट कि वो मैक्सिमम जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एडवांटेज है, प्रिविलेज है, वो उनसे एक्सट्रैक्ट कर पाए। इस वजह से ब्रिटिश और इंग्लिश दोनों ही जो है अपने नॉमिनीज हमेशा ही किसी भी थ्रोन के ऊपर जहाँ पे भी ये सक्सेशन इश्यू होता है वो अपने नॉमिनी को असेंड करना चाहते हैं। तो हम सिचुएशन देख लेते हैं कि हैदराबाद में क्या सिचुएशन थी और कर्नाटक में क्या सिचुएशन थी। तो हैदराबाद में आफ्टर द डेथ ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क इन 1748, उसके बाद क्या होता है कि निजाम का जो सन है नासिर जंग, वो जो है वो थ्रोन को असेंड करता है। लेकिन उसके ये कैंडिडेटशिप जो है उसको चैलेंज करता है मुजफ्फर जंग, ग्रैंडसन ऑफ निजाम, यानी कि इसी का जो बेटा है वो इसको चैलेंज करता है, इसकी कैंडिडेटशिप को चैलेंज करता है। तो हैदराबाद में ये सिचुएशन थी कि निजाम के मर जाने के बाद उसका बेटा थ्रोन पे बैठता है, लेकिन उसी का जो पोता है, ग्रैंडसन है, वो उसके थ्रोन को जो है वो चैलेंज करता है, अपनी कैंडिडेटशिप जो है उसको क्लेम करता है। तो नासिर जंग को जो है वो इंग्लिश सपोर्ट करते हैं और उसके ग्रैंडसन को, निजाम के ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग को जो है वो फ्रेंच सपोर्ट करते हैं। तो हैदराबाद में ये सिचुएशन होती है। अब आ जाते हैं हम कर्नाटक में। तो कर्नाटक में क्या होता है कि जो नवाब था उस समय अनवरुद्दीन, उसका जो है चंदा साहिब, जो उसका ब्रदर इन लॉ था, उसके साथ जो है अनबन चलती है, इसी मतलब पॉलिटिकल गेन को लेने के लिए। वो ऑलरेडी नवाब है, लेकिन चंदा साहिब वांट कि वो जो है वो थ्रोन को असेंड करे और नवाब अनवरुद्दीन को एक्सेल कर दे वहां से। तो नवाब अनवरुद्दीन को तो इंग्लिश सपोर्ट करते हैं बिकॉज अनवरुद्दीन सीक हेल्प ऑफ इंग्लिश, एंड चंदा साहिब को अगेन फ्रेंच सपोर्ट करते हैं in this situation कि फ्रेंच विल गेट द सूबेदारशिप ऑफ द कर्नाटक और दक्कन। इस वजह से वो चंदा साहिब को सपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन थी हैदराबाद और कर्नाटक में। तो फ्रेंच सपोर्टेड नॉमिनीज कौन कौन से थे? मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब। और उनके राइवल जो ब्रिटिश सपोर्टेड थे वो थे नासिर जंग और अनवरुद्दीन। मुजफ्फर जंग का राइवल नासिर जंग और चंदा साहिब का अनवरुद्दीन। तो इस तरह से ये सिचुएशन थी। और अनवरुद्दीन जो है वो उसके बाद जो है उसका बेटा जो है इस चीज में भाग लेता है, उसका नाम होता है मोहम्मद अली। ये ध्यान रखना, यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो इस तरह से जॉइंट फ्रंट क्रिएट होता है, इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच। तो इंग्लिश के साथ जो इंग्लिश फ्रंट था उसमें रॉबर्ट क्लाइव जो कमांडर था, नासिर जंग और अनवरुद्दीन। और फ्रेंच साइड का जो जॉइंट फ्रंट था उसमें डुप्लेक्स,
जो था वो कमांडर था, एंड मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब। इन दोनों फ्रंट के बीच में बैटल ऑफ अंबुर, अंबुर एक जगह है, वहां पर जो है वो युद्ध लड़ा जाता है इन 1749। और इस बैटल का जो रिजल्ट है वो क्या होता है कि वॉर के दौरान ही अनूरुद्दीन जो है वो मारा जाता है, और फ्रेंच जो है इस बार जो है इस बैटल में जो है उनकी विक्ट्री होती है। और इंग्लिश साइड जो जॉइंट फ्रंट था वो वीक पड़ता है, बिकॉज अनूरुद्दीन तो युद्ध में लड़ते लड़ते ही मारा जाता है, और उसका सन जो था मोहम्मद अली वो त्रिचिनोपल्ली जो है वहां पे भाग जाता है अपने आप को बचाने के लिए। तो रिजल्ट क्या निकलता है इस वॉर का? मुजफ्फर जंग बिकम सूबेदार ऑफ दक्कन, बिकॉज फ्रेंच इस तरफ विक्ट्री हो गए थे, तो मुजफ्फर जंग को जो है वो हैदराबाद का सूबेदार बना दिया जाता है, और चंदा साहिब को जो है नवाब ऑफ कर्नाटक बना दिया जाता है। और अनूरुद्दीन तो मैंने बताया आपको यहाँ पे मारा जाता है, और उसका बेटा जो है वो त्रिचिनोपल्ली जो है भाग जाता है अपने आप को बचाने के लिए। और लेटर इन 1750 नासिर जंग भी जो है वो अपनी मारा जाता है एक एनकाउंटर में 1750 में, इसकी भी डेथ हो जाती है। तो नासिर जंग और अनूरुद्दीन वाला जो फ्रंट था ये दोनों ही मारे जाते हैं। अब मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के पास में हैदराबाद की, मुजफ्फर जंग के बाद हैदराबाद की सूबेदारशिप आ जाती है, और चंदा साहिब तो जो है वो नवाब कर्नाटक के बन ही जाते हैं। तो अब आगे क्या होता है वो देखते हैं हम। सडन टर्न तब आता है जब मुजफ्फर जंग की डेथ हो जाती है। एक बार ये मुजफ्फर जंग जो है अपनी राजधानी कैपिटल की तरफ आ रहा था, तो एक एनकाउंटर में मुजफ्फर जंग की डेथ हो जाती है। अब इसकी डेथ होने से हैदराबाद में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और जब बैटल ऑफ एम्बूर हुआ था उसके बाद मुजफ्फर जंग को जब सूबेदार बना दिया गया था, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए एक फ्रेंच कमांडर था बुस्सी, उसको स्टेशन किया गया था टू प्रोटेक्ट मुजफ्फर जंग इन हैदराबाद। ठीक है, तो ये बुस्सी जो है उसने मुजफ्फर जंग की डेथ के बाद सलामत जंग को जो है वहां पे थ्रोन पे असेंड कर देता है। सलामत जंग जो है वो वन ऑफ द सन था निजामुल मुल्क का। तो जब सलामत जंग को थ्रोन पे असेंड किया जाता है, तो सलामत जंग इस हेल्प के बदले में बुस्सी को या फ्रेंच को कह दे, आंध्रा का एक फेमस एरिया है नॉर्दर्न सरकार जिसको कहते हैं, जिसमें बेसिकली 4 एरिया आते हैं, मुस्तफानगर, एलोर, राजमुंद्री और चिकाकोल। तो ये चारों एरिया जो है इसको कंबाइंडली हम नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। ये जो है इनको दे दिया गया, फ्रेंच को दे दिया गया एज अ गिफ्ट। ठीक है, तो ये सारा एरिया फ्रेंच कैप्चर में आने से हम देख सकते हैं कि फ्रेंच की जो पावर है वो साउथ इंडिया में इंक्रीज हो रही है, उनका जो होल्ड है वहां पर स्ट्रांग हो रहा है। तो लेकिन अब इनके राइवलरी जो इंग्लिश है वो ये सब देख के चुप तो बैठने वाले हैं नहीं। उन्होंने भी फिर वापस क्या सोचा कि वो वापस एक जॉइंट अलाई बनाए विद सन ऑफ लेट अनवरुद्दीन, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली के साथ मिलकर एक जॉइंट अलाई बनाए, और अगेन किन के साथ वॉर किया जाए, फाइट किया जाए, फ्रेंच के साथ। तो मैंने बताया था कि मोहम्मद अली कहाँ भाग चुका था, त्रिचिनोपल्ली। तो बिफोर ये आइडिया एग्जीक्यूट कर सके उससे पहले ही जो फ्रेंच आर्मी है उसके लीडरशिप में चंदा साहिब ने क्या किया कि त्रिचिनोपल्ली को घेर लिया, वहां पे सीज कर दिया। अब मोहम्मद अली वहां पे फंस गया। अब मोहम्मद अली को वहां से रिलीज करवाने के लिए जो क्लाइव था उसने अपना दिमाग लगाया, और उसने आरकोट जो थी वो कैपिटल थी किसकी, कर्नाटक की।
कर्नाटक की कैपिटल थी, और आरकोट पर सडन अटैक किया। तो कैपिटल पर अटैक होने की वजह से चंदा साहिब को जो है यहाँ से सीज जो है वो त्रिचुनापल्ली से सीज जो है उसको वापस हटानी पड़ी। तो यहाँ से मोहम्मद अली को इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव ने फ्री करवाया। फिर जब रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट को कैप्चर कर लिया तो चंदा साहिब ने यहाँ से मिलिट्री को वापस किस तरफ डाइवर्ट किया, आरकोट की तरफ, और इसको क्लाइव से और इंग्लिश कंट्रोल से छुड़ाने के लिए आर्मी को इस तरफ भेजा गया। लेकिन चंदा साहिब जो है इस मूव में फेल हो गए और आरकोट जो है वो इंग्लिश के कैप्चर में ही रहा। तो चंदा साहिब ने अपनी कैपिटल गवा दी, और इस तरह से इस वॉर में जो है फ्रेंच जो है वो डिफीट देखते हैं। इवन डुप्लेक्स भी इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसको राइट टाइम पे अपने होम गवर्नमेंट से जो भी उसकी स्ट्रेटेजी वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था, उस समय उसके होम गवर्नमेंट से उसको इस चीज की परमिशन नहीं मिली, और वो अपनी स्ट्रेटेजी को अब अग्रेशन से वो किसकी तरफ लाता है, निगोशिएशन पे। उसको निगोशिएशन करना पड़ता है। तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो है वो किसके फेवर में रहता है, इंग्लिश के फेवर। देन फाइनली ये वॉर जो है वो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ एंड होता है। तो हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754 में साइन की गई बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश। और इस ट्रीटी के साइन करने से क्या क्या रिजल्ट होता है, विद डिफीट ऑफ फ्रेंच वॉर केम टू एन एंड, मोहम्मद अली वॉज एक्सेप्टेड एज नवाब ऑफ कर्नाटक। अब मोहम्मद अली को जो है वो अनूरुद्दीन का जो सन है उसको कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है, और चंदा साहिब को हटा दिया जाता है। और नॉर्दर्न सरकार का जो एरिया जो फ्रेंच को सलामत जंग ने दे दिया था एज अ गिफ्ट, वो वापस रिटर्न कर दिया जाता है। और इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो जो इंटरनल अफेयर्स है इंडियन किंग्स के और या इंडियन नवाब्स के हो, जो भी इंटरनल अफेयर होंगे उनमें इंटरफियर नहीं करेंगे। बट ये सब लेकिन कहने की बातें होती है। बाद में हम देखेंगे कि ये दोनों ही वापस किस तरह से इन जो लोकल इंडियन अफेयर्स जो है उसमें भाग लेते हैं, और इनकी राइवलरी देखने को एज अ वॉर में हमें मिलती है। देन अगेन इन 1756 हम देखते हैं कि थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है दोनों ही फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। अब ये वॉर क्यों स्टार्ट होता है, यहाँ पे रीजनल लोकल पॉलिटिक्स का रोल नहीं होके ये जो था वो रिफ्लेक्शन ऑफ 7 years वॉर जो यूरोप में हो रहा था उसका रिफ्लेक्शन इंडिया में हो रहा था। ये दोनों राइवलरी यूरोप में भी लड़ रहे थे, और जो इनकी कॉलोनीज इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी उनके बीच में भी ये वॉर जो है एज अ रिफ्लेक्शन देखा जाता है। देन हम इसमें देखते हैं कि इस समय जो है वो फ्रेंच गवर्नर जो है काउंट दे लली, वो जो है उसका अराइवल इंडिया में होता है, और आते से ही लल्ली ने फोर्ट सेंट डेविड जो है वो कैप्चर कर लेता है। सेंट डेविड को ये कैप्चर कर लेता है और त्रावणकोर के राजा को हराता है। त्रावणकोर जो उस समय इंग्लिश प्रोटेक्शन में था, इंग्लिश प्रोटेक्शन में था, और वहां के राजा को हरा के उससे जो है वो एक हैंडसम अमाउंट जो मनी है वो एक्सट्रैक्ट करता है। फिर यहाँ से ये मिशन पूरा करने के बाद वो मद्रास की तरफ बढ़ता है, बिकॉज मद्रास जो है वो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में जो है वापस इंग्लिश के पास हैंड ओवर कर दिया जाता था, तो वहां पे अब इंग्लिश का कंट्रोल है। तो मद्रास को कैप्चर करने के लिए लल्ली जो है उस तरफ मूव करता है, बट ये मिशन जो है उसका फेल हो जाता है, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए जो बुस्सी था, कहाँ स्टेशन था, हैदराबाद में, उसको बुला लेता है।
तो अब हैदराबाद में जो है इनकी जो प्रेजेंस है वो वीक हो गई, क्योंकि बुस्सी अपनी सारी सेना के साथ लल्ली के साथ किस तरफ चला गया, मद्रास की तरफ। और हैदराबाद का एरिया जो है वो वीक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच आर्मी नहीं है। और ये जो लल्ली का जो डिसीजन था वो ब्लंडर साबित होता है इन दिस कोर्स ऑफ वॉर। और जब ये दोनों ही लल्ली एंड बुस्सी जब दोनों ही मद्रास की तरफ बढ़ते हैं तब इनका जो है वांडीवास जो है उसके उस जगह पर दोनों के बीच में बैटल फाइट होता है, इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच। तो इंग्लिश कमांडर जो था वो सर आयरकोट और फ्रेंच कमांडर थे वो लल्ली एंड बुस्सी। तो सर आयरकोट के लीडरशिप के अंदर बैटल ऑफ वांडीवास फॉट होता है दोनों के बीच में, और फ्रेंच को जो है इसमें डिसाइसिव डिफीट मिलती है। अब डिसाइसिव डिफीट का मतलब है कि अब जो साउथ इंडिया पे जो पूरा कंट्रोल होगा वो इंग्लिश का होगा। और जो इनके सेटलमेंट थे माहे पे, यनम पे, कराईकल पे, अब तो उनमें से माहे भी जो है वो इंग्लिश द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। बुस्सी को वॉर प्रिजनर बनाता है सर आयरकोट, और फ्रेंच आर्मी को जो है वो रिट्रीट करना पड़ता है टुवर्ड्स पौंडीचेरी। बट ब्रिटिश जो है, इंग्लिश जो है फ्रेंच आर्मी को फॉलो करते हैं, यहाँ पे भी वो पीछा नहीं छोड़ते, उनका पौंडीचेरी तक जो है वो पीछा करने जो है वो माहे जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है बाय इंग्लिश आर्मी। और इसी के साथ जो फ्रेंच के हे डेज है, स्वर्णिम दिन जो है इंडिया में वो डिक्लाइन की फेज देखते हैं। तो इसमें मेजर ब्लंडर क्या होता है कि लल्ली द्वारा जो है वो बुस्सी को अपने इस मिशन मद्रास की तरफ जो मिशन वो चाह रहा था कि वो मद्रास को कैप्चर कर ले, उसमें साथ में ले लेता है, जिससे क्या होता है हैदराबाद में इनकी पोजीशन वीक हो जाती है और इंग्लिश को मौका मिल जाता है कि वो हैदराबाद भी कैप्चर कर ले। और हैदराबाद का जो मसूलीपट्टनम एरिया है और नॉर्दर्न सरकार जो निजाम को वापस दिए गए थे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में, वो भी वापस कैप्चर कर लिए जाते हैं। तो अब नॉर्दर्न सरकार, मसूलीपट्टनम, ये सारे किन के अंडर में आ जाते हैं, इंग्लिश कंट्रोल में आ जाते हैं। देन ये होल वॉर जो है द थर्ड एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट प्रूव टू बी डिसाइसिव। फिर फाइनली यूरोप में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है और फ्रेंच और इंग्लिश की जो ये राइवलरी है वो एंड होती है इन इंडिया ऑल्सो। तो इस तरह से ये तीनों वॉर लड़े जाते हैं और इन तीनों वॉर के बाद फाइनल जो थर्ड कर्नाटिक वॉर था उसमें फ्रेंच जो है वो डिसाइसिव भारत में जो है अपनी डिसाइसिव हार फेस करते हैं। फिर इनके बाद जो भी इनके सेटलमेंट थे वो सिर्फ सेटलमेंट ही बन के रह जाते हैं एंड देन नेवर कैन बी फोर्टिफाइड। जिस तरह से इंग्लिश अपने सारी फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, इनके ये सेटलमेंट खाली एक ट्रेड सेंटर के रूप में रह जाते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिटिश की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो पाई, क्योंकि उसी दौरान जब आप देख रहे हो कि इसका टाइम पीरियड क्या है थर्ड कर्नाटिक वॉर का 1757 से लगा के 1763, इसी बीच में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है और बैटल ऑफ प्लासी के साथ ही जो बंगाल है, जो प्रॉस्परस एरिया है, वो इंग्लिश कंट्रोल में आ जाता है, ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है। तो बंगाल के ऊपर जो है कंट्रोल हो गया था और इसी कारण से वहां का जितना भी रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिश को मिल रहा था। इस वजह से ब्रिटिश लोगों की जो पोजीशन है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ऑल्सो, वो स्ट्रांग हो रही थी। तो जो थर्ड कर्नाटिक वॉर में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बंगाल के ऊपर कंट्रोल हो जाता है इंग्लिश का, और उस वजह से भी इनको यहाँ पर जीत देखने को मिलती है। तो अब हम देख लेते हैं कि कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश के जीत के क्या कारण रहते हैं। तो फर्स्ट, नेवल सुपीरियरिटी। ये तो आपको पता ही है, मैंने ब्लू वाटर पॉलिसी जब बताई थी कि जब आपका पूरा कंट्रोल सी रूट्स पे होगा तो ऑब्वियसली जो आपके कंसाइनमेंट है उनकी स्विफ्ट मूवमेंट होगी, और स्विफ्ट मूवमेंट होने की वजह से जो आपका ट्रेड है वो बहुत ही हाईली प्रॉस्परस होगा। जबकि एक कंसाइनमेंट जो फ्रेंच ला रहे थे उनको बहुत ही ज्यादा जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इंडिया तक लाने में। तो ऑब्वियस है कि आप जब जितना लेट कंसाइनमेंट आएगा आपको
घाटा भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि मे बी अगर उसमें कुछ ऐसी पेरिशेबल जो चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब हो सकती है, वो अगर इंडिया तक अगर ऐसा कंसाइनमेंट आ रहा है और वो लेट आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो लॉस ही फेस करेगा। तो इस वजह से जो इंग्लिश है उनका सी रूट्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल था, तो उनके जितने भी कंसाइनमेंट थे उनका जो मूवमेंट है बहुत ही स्विफ्टली हो रहा था। तो एक तो होगी नेवल सुपेरियरिटी। और इवन जितने भी बैटल फाइट हुए, तो जितने भी जैसे मद्रास है वगैरह है, तो इनके ये सब कहाँ पे स्थित है, ये कोस्टल एरिया पे स्थित है। तो ओनली लैंड के जरिए आप इनको कैप्चर नहीं करते हो, तो सिर्फ वन साइड कैप्चर होता है। अगर आप इनको सी के जरिए भी कैप्चर कर लेते हो तो बोथ फ्रंट पे लड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी आपकी एनिमी आर्मी होती है वो दोनों तरफ मुश्किल से लड़ पाती है, और उसकी प्रेजेंस जो है, होल्ड जो है वो वीकन होने लगता है। और जब इस तरह से आप वॉर लड़ते हो तो ऑब्वियस है कि आप क्या देखोगे, विक्ट्री देखोगे, क्योंकि आप टू फ्रंट से लड़ रहे हो उनके साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम यूरोपियन पॉलिटिक्स। अब यूरोपियन पॉलिटिक्स कैसे रोल प्ले करती है इनकी सक्सेस में, कि पोजीशन ऑफ इंग्लैंड मच मोर सुपीरियर देन फ्रांस। बिकॉज यूरोप में जो है, जैसे फ्रांस फ्रांस हम देखते हैं कि फ्रांस में जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने की वजह से वहां पे जो है गवर्नमेंट का जो होल्ड है वो बहुत ज्यादा गिरता जाता है, और पावर किन के ज्यादा हाथ में आती है, पीपल के हाथ में आती है, लोगों के हाथ में आती है। जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं था। इंग्लैंड में क्या थी, मोनार्की थी, और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम था जिसका पूरा कंट्रोल रहता था अपने कंपनीज पे, अपने मर्चेंट्स पे। इस वजह से स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम होने की वजह से यूरोपियन की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बेटर थी किनसे, फ्रांस से। और इंग्लिश कंपनी जो भारत में थी उनका उनको कंप्लीट अप्रूवल मिलता था। अगर वो कोई भी एक्शन लेना चाह रहे हैं तो उनको अपनी होम गवर्नमेंट से कंप्लीट जो अप्रूवल है वो मिलती थी, जबकि फ्रेंच के साथ ऐसा नहीं होता था। बात की थी हमने डुप्लेक्स की। डुप्लेक्स जो है वो अग्रेशन वॉर पॉलिसी अपनाना चाह रहा था, बस उसको होम गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिली और वो फिर निगोशिएशन पे आया। तो इस वजह से जो होम गवर्नमेंट का जो कंप्लीट सपोर्ट है वो इंग्लिश के साथ था। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश वाज स्ट्रॉन्गर। तो बंगाल जैसे एरिया पे कंट्रोल होने के बाद, बंगाल बहुत प्रॉस्परस रीजन था, और उस पे कंट्रोल होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा ही पॉलिटिकल फाइनेंशियल पोजीशन जो वो इंग्लिश की है वो इंडिया में जो है बहुत स्ट्रॉन्गर हो गई देन फ्रेंच। फ्रेंच के पास ऐसा कोई प्रॉस्परस एरिया नहीं था। इवन द नॉर्दर्न सरकार एरिया है वो भी वापस कैप्चर्ड कर लिया गया बाय ब्रिटिश। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट यही है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, जो बंगाल के ऊपर कंट्रोल है इन 1757, वो भी एक इनके जीत में बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो साबित होता है। देन कंट्रोल इंपॉर्टेंट एरिया लाइक मद्रास और बॉम्बे। हमने देखा मद्रास पे किस तरह से कंट्रोल कर लिया था, और बॉम्बे भी जो है वो लीज पे ले रखा था। तो इन एरियाज पे ये इंपॉर्टेंट एरिया थे, और इन एरिया पे इनका कंट्रोल होने की वजह से भी इनकी पोजीशन जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है देन फ्रेंच। और एक वो ब्लंडर, बसीज रिकॉल फ्रॉम हैदराबाद, ये भी मैंने बताया कि लास्ट में जो इनकी जीत का कारण था वो बसी का रिकॉल था हैदराबाद से लली के द्वारा। और नेक्स्ट वही मैंने बताया कि जो फ्रेंच होम गवर्नमेंट थी वो डुप्लेक्स की जो स्ट्रेटेजी थी, डुप्लेक्स क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहता है इंडिया में, उससे अनअवेयर थी। तो दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, ना तो होम गवर्नमेंट और यहाँ पे जो गवर्नर रहता था उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से इनको हार का सामना करना पड़ता है। तो अब हम देख लेते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ वॉर्स, क्या परिणाम निकले वॉर के। परिणाम क्या निकला, इंग्लिश एमर्जेस विक्टोरियस, इंग्लिश जो है ब्रिटिश की जीत होती है, और ये लेड टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया, और ये जो है ब्रिटिश सुप्रीमेसी का फाउंडेशन करती है इन इंडिया में। सेट डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द थ्री मेजर फोर्सेस प्रेजेंट इन कंट्री। म्यूचुअल रिफ्ट एंड मिलिट्री इनकेपेबिलिटी केम ओपन ऑफ द साउथ इंडियन किंग्स। जो साउथ इंडियन किंग्स थे, जो इंडियन किंग्स थे, उनके जो उनके बीच में म्यूचुअल रिफ्ट्स थे वो सामने आते हैं कि इनके ये ज्यादातर क्यों लड़ रहे हैं। इनको पता चल जाता है इंग्लिश लोगों को कि जो साउथ इंडियन किंग्स है, जो यहाँ के रीजनल किंग्स है, उनके बीच में जो है वो एकता नहीं है।
तो उन्होंने खूब फायदा उठाया इस फूट का आगे भी। और मिलिट्री इनकेपेबिलिटी, जो इनकी जो आर्मी थी, रीजनल किंग की जो आर्मी थी, वो वही ओल्ड ट्रेडिशन और ओल्ड पैटर्न जो है वॉर के वो फॉलो करती थी, जबकि जो ब्रिटिश आर्मी थी वो उनके वॉरफेयर जो मेथड थे वो बहुत ही हाईली अपडेटेड थे और न्यू थे, और उनकी जो वॉर टैक्टिक्स है वो भी न्यू थी। तो और वो हाईली ट्रेंड थी, और उनके पास जो वेपन भी थे वो भी बिल्कुल न्यू थे, ना कि ओल्ड पैटर्न के वेपन थे जैसे भाला है वगैरह ये। दे वर यूजिंग गन्स एंड ऑल। सो इन सब कारणों से भी जो है इन ब्रिटिश जो है वो विक्टोरियस प्रूव होते हैं। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिलरी एंड न्यू मेथड्स ऑफ वॉरफेयर। इस युद्ध को लड़ने के साथ साथ ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ने ही ये महसूस किया कि जो न्यू मेथड के आर्टिलरीज है और वॉरफेयर है उसका कितना इम्पोर्टेंस जो है वो रोल जो है वो प्ले होता है इन वॉरफेयर। अब और बैलेंस ऑफ पावर अब टोटली टिल्टेड डिसाइसिवली इन ब्रिटिश फेवर। ठीक है, तो अब बिकॉज ब्रिटिश सुप्रीमेसी साबित हो जाती है इंडिया में, फ्रेंच तो बिल्कुल ही रिड्यूस होके रह जाते हैं अपने छोटे छोटे ट्रेडिंग सेंटर के साथ, वो अपना ट्रेड चलाते रहते हैं। लेकिन अब जो है ब्रिटिश का जो है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों ही कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश के पास आएगा। धीरे 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 हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट हम जब देखेंगे कि इसके बाद वो कैसे बंगाल पे कॉन्केस्ट करते हैं, फिर आगे पंजाब है, फिर मैसूर इनके अंडर में किस तरह से आता है, तो धीरे धीरे ये लोग जो है यहाँ की रीजनल पॉलिटिक्स में भी अपना इंटरफेयर करने लगते हैं, और वहां से मैक्सिमाइज अपना प्रॉफिट है वो गेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेशन हम यहाँ एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन के साथ हम शुरू करेंगे कॉन्केस्ट ओवर बंगाल। Thank you everyone for your precious time, and please do like and share and subscribe our channel examyatra.com. Thank you.